मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारत में चुनाव के लिए योग्यता। भारत में चुनाव के लिए योग्यता। आप सभी को पता है कि जो भारतीय संविधान है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो पद होते हैं चुनाव से संबंधित, इन सब के लिए अर्थात चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए, आज मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग अध्ययन किए थे कि भारत में पंच से लेकर उप सरपंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महापौर, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सांसद, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ये सब भारत के पदाधिकारी हैं। इन सभी चुनाव को लड़ने के लिए क्या क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए, इन सब के बारे में आप लोगों को मैं आज बताऊंगा। क्लियर? ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग एक स्टूडेंट्स हैं और अधिकांश स्टूडेंट्स आगे चलकर शासकीय जॉब पाना चाहते हैं या फिर शासकीय जॉब करना चाहते हैं। क्लियर? तो आप सभी को पता है कि शासकीय जॉब पाने के लिए आपको एक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता चाहिए। बिना शैक्षणिक योग्यता के आप कोई भी शासकीय जॉब नहीं पा सकते हैं, यहाँ तक कि आप प्राइवेट जॉब भी नहीं पा सकते हैं। एक उदाहरण देता हूँ। यदि किसी स्टूडेंट्स को, किसी कैंडिडेट को प्यून बनना है, चपरासी बनना है, तो उसको 8वीं पास होना अनिवार्य है। 8वीं पास होने के बाद वो केवल एक योग्यता धारण करते हैं, वो बन नहीं जाते हैं। 8वीं पास होने के बाद जैसे ही वैकेंसी निकलेगा तो जितने भी अभ्यर्थी जो 8वीं पास हैं, चाहे वो 12वीं 10वीं स्नातक हो, यदि वो अनएम्प्लॉय है, यदि वो बेरोजगार है, तो वो भी फॉर्म को भरेंगे। तो मान लो छत्तीसगढ़ में 500 पद निकला। किसका निकला? प्यून का। तो 500 पदों के लिए 2 से 3, 4 लाख, 5 लाख तक, 10 लाख तक फॉर्म जाएंगे। अब आपको उसमें कंपटीशन करना पड़ेगा। आप कंपटीशन परीक्षा में अपना स्थान मेरिट में बनाएंगे, तभी आप प्यून का नौकरी पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते। इसी प्रकार से आप एक शिक्षा विभाग का बताता हूँ। आपको प्राइमरी स्कूल में एक टीचर बनना है। प्राइमरी स्कूल में एक टीचर बनना है, सहायक शिक्षक बनना है, तो आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है। 12वीं पास होने के बाद आपको डीएलएड या बीएड होना अनिवार्य है। डीएलएड या फिर बीएड। इसके साथ में आपको टेट परीक्षा क्लियर करना पड़ेगा, अर्थात चाहे वो सी टेट हो, चाहे स्टेट का टेट हो, ये भी आप क्लियर करके रखेंगे। 12वीं पास, डीएलएड या बीएड और टेट क्लियर रखेंगे, अर्थात टेट पास हैं आप, तभी प्राइमरी स्कूल का टीचर बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। ये तो केवल योग्यता है। इसके बाद आपको कंपटीशन परीक्षा दिलाना पड़ेगा। इसके बाद आपको कंपटीशन परीक्षा दिलाना पड़ेगा। कंपटीशन परीक्षा में आपका रैंक मेरिट सूची में आएगा, तभी आप टीचर बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग के एक और उदाहरण देता हूँ। यदि आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, व्याख्याता बनना चाहते हैं, ठीक है, राज्य सरकार में या केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में आप व्याख्याता बनना चाहते हैं। केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में व्याख्याता के पद को पीजीटी कहा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहा जाता है। यदि आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अर्थात व्याख्याता बनना है, तो आपको इसके लिए निर्धारित योग्यता है। पहले तो आपको स्नातक होना पड़ेगा 3 वर्ष का, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट पीजी होना पड़ेगा 2 साल का, उसके बाद 2 साल का बीएड होना पड़ेगा, अर्थात 7 वर्ष का आपको कॉलेज लाइफ, 7 वर्ष का आपका कॉलेज लाइफ रहेगा। ठीक। उसके बाद इसमें व्याख्याता बनने के लिए आपको टेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है 2020, उसमें व्याख्याता बनने के लिए भी
टेट क्लियर करना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको पीजी होना पड़ेगा। यहाँ पर बीएड अनिवार्य नहीं है, प्रोफेसर बनने के लिए आपको बीएड होना अनिवार्य नहीं है, आपको किसी एक सब्जेक्ट में पीजी होना अनिवार्य है। पहले यूजी करेंगे 3 साल का, फिर एक विषय में आप क्या करेंगे, पीजी करेंगे, चाहे आप साइंस में हो, चाहे आर्ट्स में हो, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद आपको कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको सेट या नेट क्लियर करना पड़ेगा। सेट या नेट, जो स्टेट लेवल पर होता है उसको सेट कहते हैं, और जो नेशनल लेवल पर होता है उसको नेट कहते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जो सेट होता है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। यदि आप ये परीक्षा क्लियर किए हैं तो ये केवल एक निर्धारित योग्यता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन जाएंगे, आपको तो उसके बाद एक बड़े कंपटीशन परीक्षा दिलाना पड़ेगा। उस बड़े कंपटीशन परीक्षा में आप मेरिट सूची में आएंगे, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। क्लियर। इसी प्रकार से हम जाते हैं दूसरे विभाग, जैसे कि पुलिस विभाग जाते हैं। पुलिस विभाग में आपको एक आरक्षक बनना है। आपको क्या बनना है, एक आरक्षक बनना है। ठीक है, तो आरक्षक बनने के लिए आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है। उसके बाद आप एक बड़े कंपटीशन परीक्षा दिलाएंगे, उसके बाद ही आप आरक्षक बन सकते हैं। यदि आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, यदि आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको स्नातक होना अनिवार्य है। क्योंकि ये शिक्षा विभाग नहीं है तो यहाँ पर डीएड बीएड की आवश्यकता नहीं है, टेट या फिर सेट की आवश्यकता नहीं है। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपकी योग्यता होना चाहिए एनी ग्रेजुएट, कोई भी विषय में स्नातक। उसके बाद आप सब इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी आएंगी उसमें आप कंपटीशन करेंगे और आगे चलकर आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे। इसी प्रकार से आपको कहना चाहिए सीजीपीएससी का कोई भी पोस्ट ग्रहण करना है या फिर यूपीएससी का कोई भी पोस्ट ग्रहण करना है। ठीक है, मतलब कोई भी बड़े अधिकारी बनना है तो आपको स्नातक होना अनिवार्य है। उसके बाद एक कंपटीशन परीक्षा दिलाएंगे। क्लियर। अर्थात शासकीय जॉब, प्राइवेट जॉब पाने के लिए आपको एक निर्धारित योग्यता, शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य रूप से चाहिए। आपको पटवारी बनना है तो भी आपको 12वीं पास होना पड़ेगा और कंप्यूटर की जानकारी होना पड़ेगा और आपको एक आगे चलकर कंपटीशन परीक्षा दिलाएंगे। आप रेलवे में जाइए, चाहे सेना में जाइए, चाहे वन विभाग में जाइए, चाहे शिक्षा विभाग में जाइए, चाहे राजस्व विभाग में जाइए, चाहे पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस, चाहे इनकम टैक्स, आप कोई भी विभाग में जाएंगे उसके लिए आपको एक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता चाहिए और उसके बाद आपको एक बड़े कंपटीशन परीक्षा दिलाना पड़ेगा, तभी आप सर्विस पा सकते हैं, अन्यथा नहीं पा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका शासकीय जॉब के लिए। यहाँ पर हम लोग आज मूल अध्ययन करेंगे भारत में जो विभिन्न पद होते हैं। भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक देश में देश को चलाने के लिए जो पद होते हैं उनके लिए शैक्षणिक योग्यता। क्लियर। जल्दी जल्दी इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर देखिए, भारत का नागरिक हो तो ये कोई बहुत बड़े योग्यता नहीं है। आप जिस देश में जन्म लेते हैं वहाँ का ऐसे ही आप नागरिकता ग्रहण करते हैं। भारत में हम जन्म लिए हैं तो हम भारत के नागरिक हैं। ये कोई बहुत बड़ी शैक्षणिक योग्यता या फिर बहुत बड़ी कोई योग्यता नहीं है, ये कॉमन है। ये छत्तीसगढ़ में देखते हैं जो पंचायती राज अधिनियम होते हैं और जो नगरीय निकाय होते हैं कुछ अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आप लोग इसको देखिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखते हैं पंच है, उप सरपंच है, सरपंच है, बीडीसी है, डीडीसी है, पार्षद है। इन सब को यदि कहना चाहिए इन सभी पदों के लिए किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है तो इसके लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए। अर्थात कोई व्यक्ति जो निरक्षर है, अनपढ़ है, यदि वो भी चुनाव लड़ता है, यदि जीत जाता है तो ये सब पद को ग्रहण कर सकता है। मतलब इसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना, कोई सर्टिफिकेट होना कोई ज़रूरी नहीं है। 5वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, स्नातक, इस प्रकार की कोई आपको शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए। क्लियर। नीचे में ये अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महापौर है। ठीक है, ये जो पार्षद होते हैं
आगे चलकर अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, और जो नगर निगम में होते हैं उसको मेयर या फिर महापौर कहते हैं। इनके लिए भी कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए। क्लियर? यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक है, वर्तमान में तो सभी स्टूडेंट वेल क्वालिफाइड है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहीं पर देखते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का बता रहा था, ये अलग अलग राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी वर्तमान में ही चुनाव हुआ है, तो वहाँ पर इन पदों को लड़ने के लिए 10वीं पास अनिवार्य किया गया है। अर्थात उत्तर प्रदेश में इन सभी पदों को के लिए कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो उनको 10वीं पास होना अनिवार्य है। आगे है भारत में चुनाव के लिए योग्यता, भारत का नागरिक हो। यहाँ पर देखिए, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सांसद, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इन सभी पदों में या फिर इन सभी पदों के चुनाव के लिए भी कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए। मतलब निरक्षर व्यक्ति भी चुनाव लड़ सकता है और यदि जीत गया तो इनमें से कोई भी पद को धारित कर सकता है। विधायक, छत्तीसगढ़ में कहना चाहिए विधानसभा 2018 में हुआ था, आगे 2023 में होगा। छत्तीसगढ़ में एमएलए, विधायक अर्थात विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90 है, ठीक है। इसके लिए कोई भी योग्यता नहीं चाहिए। सांसद, भारत में सांसद 2 प्रकार के होते हैं, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद। भारत में लोकसभा सीटों की संख्या 545 है। कितनी है? 545। छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या 11 है और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5 है, ठीक है। इसी प्रकार से जो विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, आगे चलकर मंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ठीक है। और जो सांसद होते हैं आगे चलकर केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसी प्रकार से जो राष्ट्रपति होते हैं और जो उपराष्ट्रपति होते हैं, इनके लिए भी कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए। पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था मैं, ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं और जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति का एक चुनाव होता है, राष्ट्रपति के एक चुनाव होता है। इनके चुनाव के लिए कौन कौन भाग ले सकते हैं? तो इनके लिए कहना चाहिए जो लोकसभा के जो सांसद होते हैं और जो राज्यसभा का जो सांसद होते हैं और पूरे भारत में जो एमएलए होते हैं, विधायक होते हैं, ये तीनों ही मिलकर इनका चुनाव करते हैं। इनके लिए भी कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं, इनमें ये एमएलए भाग नहीं लेते हैं। इनके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों ही चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं। इनके लिए भी कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री एक सांसद होता है, चाहे वो लोकसभा का सांसद हो चाहे राज्यसभा का सांसद हो, ठीक है जी। प्रधानमंत्री को सांसद होना अनिवार्य है और इनके लिए भी कोई भी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए। ये जो मुख्यमंत्री होते हैं, ये कहना चाहिए विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं। इनको अपने राज्य में कोई भी एक सीट से विधायक बनना पड़ेगा। जैसे वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो श्री भूपेश बघेल हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, वो दुर्ग जिले के पाटन से एमएलए हैं अर्थात विधायक हैं। राज्यपाल, राज्यपाल के लिए भी कोई निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए। इनका डायरेक्ट नियुक्ति राष्ट्रपति से होता है। इनका डायरेक्ट नियुक्ति राष्ट्रपति से होता है। राष्ट्रपति इनको कभी भी बाहर कर सकता है। क्लियर? अर्थात भारत में इन सब चुनाव को लड़ने के लिए कोई भी आपको निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं चाहिए। पाकिस्तान सहित कुछ देशों में विधायक, सांसद का चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित योग्यता में स्नातक अर्थात ग्रेजुएट होना, 3 वर्षीय डिग्री पास होना अनिवार्य है। अर्थात कुछ देशों में स्नातक होना अनिवार्य है, तभी वह चुनाव लड़ सकता है, अन्यथा नहीं लड़ सकता है। क्लियर? आगे देखते हैं भारत के वर्तमान पदाधिकारी। भारत के वर्तमान पदाधिकारी भारतीय संविधान में या लोकतांत्रिक देशों में देश को चलाने के लिए विभिन्न पद चाहिए, ठीक है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति,
विभिन्न मिनिस्ट्री, ये तो चाहिए। इनको छोड़कर कुछ अन्य भी चाहिए जो नीचे में है, इसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ये ऐसा विषय है जिसको करंट अफेयर्स के अंतर्गत विभिन्न कंपटीशन परीक्षा में आते ही रहते हैं। यदि आप मिडिल स्कूल हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो आप कह सकते हैं कि मैं तो अभी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं दिला रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या ये आवश्यक है? हाँ, आपके लिए आवश्यक है। जो व्यक्ति समय से पहले नॉलेज रखता है, जो व्यक्ति समय से पहले जागता है, वो अपने जहाँ जाना है, जिस स्थान में जाना है, वहाँ समय से वो पहले पहुँच जाता है। जो व्यक्ति जहाँ तो जाना चाहता है लेकिन वो देर से जागता है, तो वहाँ पर वो देर से पहुँचेगा। तो आप मिडिल स्कूल का स्टूडेंट्स हो, चाहे हाई स्कूल का, चाहे हायर सेकेंडरी का, चाहे कॉलेज का, आप जितनी जल्दी हो सकें विभिन्न करंट अफेयर्स के अंतर्गत अपने राज्य में, अपने देश में, पूरे विश्व में क्या क्या हो रहा है, इसका नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। तभी आप आगे चलकर कंपटीशन परीक्षा में जल्दी क्लियर कर सकते हैं, जल्दी कंपटीशन फाइट कर सकते हैं, अन्यथा देर हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ पर देखते हैं वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? श्री रामनाथ कोविंद। उपराष्ट्रपति कौन हैं? श्री वेंकैया नायडू। श्री वेंकैया नायडू। सबसे लास्ट देखिए राज्यसभा सभापति, राज्यसभा सभापति श्री वेंकैया नायडू। तो यहाँ पर 2 बार क्यों लिखा गया है श्री वेंकैया नायडू? आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में बताया था, जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का सभापति भी होते हैं, और ये अपना वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में ही प्राप्त करते हैं, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है जी। जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष, यहाँ पर देखिए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं और ये राज्यसभा के सभापति हैं, दोनों समकक्षी पद हैं, इसी कारण दोनों का वेतन समान होता है। क्लियर? आगे देखते हैं मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, इसको CJI कहा जाता है। CJI नाम से फेमस है ये, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? NV रमना। NV रमना ये नए चीफ जस्टिस है। आगे है राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षा है रेखा शर्मा। ये राष्ट्रीय महिला आयोग क्या है? ये महिला आयोग मतलब भारत में महिलाओं के लिए एक आयोग बनाया गया है, ये इनके अध्यक्ष है। कई बार ये देखा जाता है देश में महिलाओं के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक पोस्ट, आपत्तिजनक कुछ कार्य उनका कहना चाहिए शोषण किया जाता है। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का जो केस आता है और मीडिया में कहना चाहिए आते ही रहते हैं, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, ये इनके लिए एक संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, एक कवच के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात ये महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने का कार्य करती है। क्लियर? आगे है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोगों को पता होगा हमारे देश में एक RBI होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। वैसे अधिकांश देशों में एक कहना चाहिए मुख्य बैंक होता है जो सभी बैंकों को कंट्रोल करने का कार्य करता है, तो भारत में इसको RBI कहा जाता है। इनकी स्थापना भारत में 1935 में हुआ था और इनमें एक गवर्नर होते हैं। आप लोग देखे होंगे जो 10 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, जो 200 का नोट, जो 500 का नोट, ठीक है, इन सब में एक साइन होता है नीचे में, तो वहाँ पर देखना लिखा रहता है गवर्नर और एक साइन रहता है। तो उसमें जो RBI का जो गवर्नर होते हैं उन्हीं का साइन होता है। तो वर्तमान में गवर्नर का नाम क्या है? श्री शक्तिकांत दास। आप लोग कोई भी नए नोट्स को देखेंगे वहाँ पर श्री शक्तिकांत दास का क्या रहेगा? एक साइन रहेगा। ठीक है, और ये RBI एक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है जो भारत के समस्त बैंकों को, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, उन सबको कंट्रोल करने का कार्य करता है। क्लियर? आगे है रेलवे भर्ती, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। आप लोगों को पता होगा हमारा जो रेलवे है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, अर्थात ये बहुत बड़ी रेलवे नेटवर्क है।
क्योंकि हमारा देश भी कहना चाहिए एक बहुत बड़ा देश है, चाहे एरिया की दृष्टि से हो चाहे पॉपुलेशन की दृष्टि से। पॉपुलेशन में पूरे विश्व में सेकंड नंबर है और एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इनके रेलवे बोर्ड के एक अध्यक्ष होते हैं, मिनिस्टर अलग होते हैं और अध्यक्ष अलग होते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष है सुनीत शर्मा। इसरो ये एक रिसर्च सेंटर है, सैटेलाइट से संबंधित, अंतरिक्ष से संबंधित। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनके अध्यक्ष हैं के शिवान। आप लोगों को पता होगा 2 साल पहले इसरो की सहायता से एक सैटेलाइट मंगल ग्रह में भेजा गया था, जो सक्सेस होते होते ये मंगल ग्रह में उतरने ही वाला था, लेकिन 5 किलोमीटर पहले ही संपर्क टूट गया और नज़दीक में जो धीमी गति से वहाँ पर लैंडिंग करना था वो धीमी गति से लैंडिंग नहीं कर पाया। तो वहाँ पर जो सैटेलाइट था वो अलग अलग हो गया। तो किसके निर्देशन में मंगल ग्रह में सैटेलाइट भेजे गए थे? के शिवान। ये भारत के प्रसिद्ध IITian है। ये कहा जाता है ये अपने स्कूली जीवन काल में, कॉलेज के जीवन काल में गणित में 100 में 100 लाते थे। अर्थात ये भारत के अंतरिक्ष विभाग के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। आगे है लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला। श्री ओम बिरला एक सांसद है लोकसभा का, ये राजस्थान से हैं, कोटा लोकसभा का ये सांसद है। आगे है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। आगे है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, UPSC कहते हैं इसको इंग्लिश में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। जो स्टेट में होते हैं उसको स्टेट PSC कहते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग। जो केंद्र में होते हैं उसको संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इनके अध्यक्ष है प्रदीप जोशी। आप लोग सभी जानते होंगे जो IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, IRS बनते हैं, IFS बनते हैं, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रथम श्रेणी के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, IAS मतलब कलेक्टर, IPS मतलब SP, आगे चलकर और बड़े बड़े पदों में जाएंगे। जो कलेक्टर होते हैं आगे चलकर राज्य सरकार, भारत सरकार में सेक्रेटरी बनते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनते हैं, चीफ सेक्रेटरी बनते हैं। तो इन विभिन्न प्रकार के जो बड़े बड़े जो पद होते हैं वहाँ जाने के लिए आपको एक कंपटीशन परीक्षा दिलाना पड़ता है। तो उस कंपटीशन परीक्षा को जो लेने वाला जो संस्था होता है उन्हीं को हम लोग लोक सेवा आयोग कहते हैं। तो इनके अध्यक्ष है वर्तमान में प्रदीप जोशी। प्रदीप जोशी पहले छत्तीसगढ़ में थे, छत्तीसगढ़ में जो राज्य लोक सेवा आयोग थे उनके अध्यक्ष थे। इन्होंने यहाँ बहुत ही अच्छे कार्य किए थे। तो इनके अच्छे कार्यों को देखते हुए भारत सरकार इसको UPSC का अध्यक्ष बनाए। आगे 3 पद बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है CAG, महान्यायवादी और मुख्य चुनाव आयुक्त। आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में बताया था इन तीनों पदों का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने का पावर नहीं होता है। अर्थात वो नियुक्ति तो करता है लेकिन हटाने का पावर नहीं होता है। यदि ये 3 पद वाले CAG, महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त यदि अपने कार्यों के साथ न्याय नहीं करते हैं, अर्थात लोकतांत्रिक देश में अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं, तो इनको महाअभियोग से ही हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी प्रकार के जज, चाहे हाई कोर्ट का जज हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और CAG, महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त, इन सभी पदों के व्यक्तियों को हटाने के लिए भारतीय संविधान में महाअभियोग एक शब्द है। महाअभियोग की सहायता से ही इनको हटाया जा सकता है। अर्थात लोकसभा, राज्यसभा में 2/3 बहुमत से इनको हटाने के लिए
बहुमत पारित किया जाएगा। यदि बहुमत सिद्ध होता है तभी आप हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं हटा सकते हैं। क्लियर। तो देखते हैं वर्तमान में सीएजी कौन है। केक कहते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं। इसको भारतीय जो धन होते हैं, सार्वजनिक धन होते हैं भारत सरकार के, इनको संरक्षक कहा जाता है, सार्वजनिक धन का संरक्षक। वर्तमान में है सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू। महान्यायवादी, इनको एजी कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल। ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार है। भारत सरकार को ये कानूनी सलाह देते रहते हैं। भारत सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस जाते हैं तो भारत सरकार की तरफ से ये पैरवी करते हैं, भारत सरकार का ये पक्ष रखते हैं। इनकी सहायता करने के लिए 2 सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं जो इनका सहायता करते हैं। क्लियर। वर्तमान में अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल। ये बहुत ही प्रसिद्ध कहना चाहिए कानूनी जानकार होते हैं, अर्थात ये अपने जीवन काल में पहले 20-25 साल तक वकील अर्थात बड़े एडवोकेट रहते हैं, जो कानून की ज़्यादा जानकारी रखते हैं, अर्थात जज के जो नॉलेज रखते हैं, जज की जो योग्यता रखते हैं, उन्हीं को भारत सरकार महान्यायवादी नियुक्त करते हैं। आगे मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत में जितने भी विधानसभा चुनाव होते हैं, चाहे कोई भी राज्य हो, और जो लोकसभा चुनाव होते हैं, राज्यसभा चुनाव होते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, इन सभी चुनाव को कराने का दायित्व मुख्य चुनाव आयुक्त का होते हैं। चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे लोकसभा, चाहे राज्यसभा, चाहे प्रेसिडेंट, चाहे वाइस प्रेसिडेंट, इन सभी चुनावों को कराने का दायित्व मुख्य रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त का होता है, और इनको सहायता प्रदान करने के लिए 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। लेकिन तीनों का वेतन एक समान होता है। एक बार यही क्वेश्चन आया था, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, इनका वेतन कितना होता है, तो तीनों का वेतन एक समान होता है। ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त का ज़्यादा रहेगा, चुनाव आयुक्त का कम रहेगा, तीनों का समान है, इसी कारण ये क्वेश्चन आया था। जैसे आप लोग देखेंगे चीफ जस्टिस और अन्य जस्टिस, उनके वेतन में अंतर होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके वेतन में क्या होता है, अंतर होता है। प्रधानमंत्री, कभी कभार उप प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। ठीक है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्रा। आगे है मुख्य आर्थिक सलाहकार। भारत सरकार को आर्थिक क्षेत्र में, मनी के क्षेत्र में सलाह देने के लिए एक मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, उनका नाम है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ये भारत के बड़े अर्थशास्त्री हैं। क्लियर। राज्यसभा सभापति, इसको आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्लियर। आगे है भारत सरकार का मंत्रिमंडल। भारत को चलाने के लिए भारत में एक भारत सरकार होता है जिसको GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका एक मंत्रिमंडल होता है। ठीक है। इसमें हालांकि कहना चाहिए कई प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार से कैबिनेट भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर उस प्रकार से अध्ययन नहीं करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर है, मंत्री है, उनका हम लोग केवल नाम देखेंगे। जैसे भारत का वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, ये गुजरात के रहने वाले हैं। आगे है गृह मंत्री, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह, ये भी गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। आगे है रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वित्त मंत्री, अर्थात जिनके पास वित्त का खजाना हो, पैसे का खजाना हो, ठीक है, उनको वित्त मंत्री कहा जाता है। लोकसभा में बजट वित्त मंत्री ही पेश करते हैं। तो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। आगे है सड़क परिवहन मंत्री, ये सड़क बनाने का कार्य करते हैं, पूरे भारत में नेशनल हाईवे बना रहे हैं। ठीक है। नाम है श्री नितिन गडकरी, ये महाराष्ट्र नागपुर के हैं। ठीक है। ये नागपुर के ही अभी सांसद हैं। शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री वर्तमान में है श्री धर्मेंद्र प्रधान, ये नए बने हैं। ठीक है। श्री धर्मेंद्र प्रधान, ये उड़ीसा से रहने वाले हैं।
रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव, रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव ये राज्यसभा सांसद हैं। ये पहले आईएएस रहे हैं, गुजरात कैडर के आईएएस रहे हैं और अपने आईएएस पद से ये रिजाइन दे दिए हैं, अर्थात ये वीआरएस ले लिए हैं। शाब्दिक अर्थों में कह सकते हैं इन्होंने अपना नौकरी छोड़ दिया है। तो इनके जो ज्ञान हैं, इनके जो अनुभव है, उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाने के लिए भारत सरकार ने इनको राज्यसभा सांसद बनाए हैं और राज्यसभा सांसद बनाने के बाद इसको मिनिस्टर बनाए हैं रेल मंत्री, क्योंकि भारत का रेल विश्व का सेकंड सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। क्लियर? आप लोगों को पता होगा लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद, कोई भी सांसद हो दोनों में से वो सेंट्रल में मिनिस्टर बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। क्लियर? नरेंद्र मोदी वर्तमान में लोकसभा सांसद है वाराणसी से। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं ये गांधीनगर से लोकसभा सांसद हैं। राजनाथ सिंह ये लखनऊ से सांसद हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये संभवतः राज्यसभा सांसद हैं। सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ये नागपुर से सांसद हैं। धर्मेंद्र प्रधान ये संभवतः राज्यसभा सांसद हैं। तो ये हो गया भारत सरकार का मंत्रिमंडल। ठीक है जी, ये हो गया भारत के वर्तमान पदाधिकारी, ये हो गया भारत में चुनाव के लिए योग्यता, ये हो गया छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए योग्यता। क्लियर? ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर है। ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत भी आते रहते हैं और ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र में ही है। ठीक है जी, तो आज के लिए केवल इतना ही। अगले दिन हम पुनः सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, नागरिक शास्त्र के अंतर्गत संविधान से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों का अभी अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर? तो आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और अपने ज्ञान को आप बढ़ाते रहिए। तो आज के लिए केवल इतना ही।